हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। हाँ माँ, जिस तरह से उस मंडप में आग लगी ना, मुझे तो लगा था आज कोई भी बचकर जा नहीं पाएगा। बहू भी घर आ गई। चलो अब बहू बेटे की आरती तो करो। सोनी, पूजा की थाली लेकर आना और बहू अपना घूंघट उठाना। अरे माँ, ये क्या हुआ? भाभी तो बदल गई बिल्कुल। अरे ये तो कोई और है, ये मेरी रानी नहीं है। तुम हमारे साथ क्यों चली आई? तुम्हारी किससे शादी हुई थी? तुम हो कौन? कौन से गांव की हो? पति का नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है, मैं सूरजमुखी गांव की हूँ। मेरे पति का नाम संजय है। अरे पर तुम हमारे साथ आई क्यों? अरे 10 लोग थे, सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। सारी लड़कियों का मुंह घूंघट से ढका हुआ था, ऊपर से वहां आग लग गई। कैसे पहचानती किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं? ये गांव का रिवाज बिना और करवा लो घूंघट। इस घूंघट के चक्कर में मैं अपनी रानी को न जाने कहाँ खोआया। अरे पहले अपनी बहू को तो ढूंढने जाओ। देख कहीं वो मंडप के आसपास इंतजार तो नहीं कर रही। हाँ पापा, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। बेटा तुम्हें अपने घर का फ़ोन नंबर याद है या अपने ससुराल वालों का नंबर? ये सूरजमुखी कौन सा गांव है? मैंने तो पहले कभी नाम नहीं सुना इसका। जी, ये सूरजपुर बहुत अंदर है, इसीलिए किसी को भी इस गांव के बारे में ज़्यादा नहीं पता। चलो कोई नंबर या कुछ भी हो तो दे दो, ताकि तुम्हारे घर और ससुराल वालों को बता दे कि तुम सही सलामत हो। जी, मुझे बस अपने घर का नंबर पता है। आप घर पर फ़ोन मिलाकर देखिए ना। पापा, वो मंडप के आसपास वो कहीं नहीं मिली मुझे। मैंने आगे जाकर भी देखा लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। रात बहुत हो गई है बेटा, अभी सो जाओ। कल सुबह पुलिस थाने जाकर रपट लिखवा देना। कोमल अच्छे और महंगे सोने के जेवर पहनी थी। कोमल ने अपनी कोई भी बात अब तक सच नहीं बताई थी। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन रानी की रिपोर्ट लिखवाने। बेटा ये घड़ी और नए कपड़े दोनों बदल के जा, वरना पुलिस वाले पैसे भी अच्छे मांग लेंगे। रानी तुम भी चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। तुम्हें भी तो खोज रहे होंगे ना तुम्हारे घर वाले। नहीं नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन जाने में डर लगता है। पुलिस स्टेशन जाने से बदनामी होगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ, तुम घर पर ही रहना। और पापा, आपने फ़ोन मिला के देखा जो इसने अपने घर वालों का नंबर दिया था? रानी उस नंबर पर तो फ़ोन ही नहीं लग रहा। कवरेज क्षेत्र के बाहर दिख रहा है नंबर। मुझे तो एक ही नंबर याद है। गांव में घर है तो हो सकता है नंबर लग ना रहा हो। कोई बात नहीं बेटा, 1-2 बार और कोशिश करके देख लेंगे। इधर विकास पुलिस स्टेशन पहुंचता है रिपोर्ट लिखवाने। उधर रानी भास्कर के परिवार में चली जाती है, जहां से वो भागने की पूरी कोशिश करती है। वो लड़की की रिपोर्ट करवाओ। इतने तोला सोना पहना था उसने, उसकी जगह ये भूतनी उठा लाया तू। अरे मैं कहाँ उठा कर लाया, किस्मत ही खराब है तो क्या करे। जितना लापरवाह इंसान है ना तू, तेरी वजह से तेरी पहली बीवी से भी कुछ ना मिला हमें। इस वाली बहू से तो इतना दहेज मिलने वाला था, पर इस लापरवाह ने तो वो मौका भी गंवा दिया। अरे ढूंढता हूँ ना उसे मैं, जाएगी कहाँ? होगी तो यहीं आसपास के गांव में, रिपोर्ट लिखवा दूंगा पुलिस में। तब तक इस मुसीबत का क्या करें? घर में बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, सारे काम करवाओ इससे। देखिए, मुझे आप लोग जाने दीजिए, मैं अपने घर जाकर आप लोगों को पैसे दिलवा दूंगी। तुझे अपने घर के बारे में पता नहीं कि तेरा गांव है किधर, और तू हमें पैसे दिलवाएगी? इसकी मीठी मीठी बातों में ना मत आना, इसकी अकल तो मैं ठिकाने लगा दूंगी। भास्कर के घर में रानी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था। रानी इतनी सीधी थी कि उसे अपना गांव कहाँ है ये भी नहीं पता था। उसके पति का नाम भी लेना उसके लिए पाप के समान था। उधर विकास पुलिस स्टेशन पहुंचा हुआ था। जी बताइए क्या बात है, कैसे खो दिया आपने अपनी लुगाई? जी वो मंडप में आग लग गई थी और हड़बड़ी में किसी और की पत्नी मेरे साथ आ गई। घूंघट भी सेम था, साड़ी भी सेम थी, पहचान में नहीं आई कौन है रानी। अब आ गई है कोई और तो उन्हें साथ लेकर आते, अकेले क्यों आ गए? जी उसने बोला कि उसने कभी कोर्ट कचहरी देखी नहीं ना, और पुलिस स्टेशन जाने से उसकी बदनामी हो जाएगी। अरे बबुआ, गुमनामी से बदनामी अच्छी है। उनसे कहिए कि पुलिस स्टेशन तो आना ही पड़ेगा। जी ठीक है, आप रानी की रिपोर्ट तो लिख दीजिए। उसकी कोई फोटो, कोई पहचान कुछ लाए हो अपने साथ? जी जी, एक फ़ोटो है मेरे पास, शादी वाले दिन की खिंची हुई है। तो तुम्हें लगता है हम भगवान हैं? घूंघट में हम लड़की कैसे पहचानेंगे? कोई और निशानी है क्या तुम्हारे पास? जी उसके गाल पर ना एक तिल है, थोड़ी गोरी है और उसने गले में मंगलसूत्र पहना है। ठीक है,
कुछ पैसे निकालिए, हम आस पास के गांव के थाना में पूछताछ करते हैं। बबुआ, कल पिंकी को भी साथ लेते आइएगा। इधर कोमल यानी कि पिंकी की झूठी बातें अब तक खत्म ही नहीं हुई थी। वो व्यवहार में बहुत अच्छी थी। आंटी जी, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, आपको क्या पसंद है खाने में? सोनी, सुन रही हो ना पिंकी क्या पूछ रही है? औरतों को भी कोई पसंद होती है क्या? अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? पसंद तो सबकी होती है। शादी के बाद क्या पसंद क्या नापसंद। सोनी के पापा को प्याज पसंद नहीं थी तो खाने में प्याज डालना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो उसे चावल ज़्यादा पसंद नहीं थे तो वो भी बनने कम हो गए। अब तो मैं भूल ही गई हूँ कि मुझे क्या पसंद है। आंटी जी, आज के वक्त में भी ऐसी बातें कर रही हैं आप। अगर उनकी पसंद का खाना बन सकता है तो आपकी पसंद का भी तो बन सकता है। आप ना बहुत अच्छी हैं और सीधी भी। औरतों की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। आसान तो कुछ भी नहीं होता, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। माँ बाप का फ़र्ज़ निभाते निभाते क्या आसान क्या मुश्किल, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना आंटी जी, तो उन्हें दोस्त बना लेना चाहिए। सोनी, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं क्या? माँ, कोशिश करके देखते हैं। कोमल यहाँ तो सबसे अच्छा व्यवहार कर रही थी, पर वहाँ रानी की बुरी हालत हो रही थी। 3 दिन हो गए पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए हुए, न जाने वो कलमुही कहाँ चली गई। तेरे चक्कर में पिछली बार सारे दहेज से हाथ धो बैठे थे, इस बार तेरी शादी कराने का भी क्या फायदा हुआ? अरे मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें ये बड़ी घूंघट की प्रथा अच्छी लगती थी। अरे घूंघट में क्या पता चलता है कौन किसकी पत्नी है, और हड़बड़ी में न जाने कौन किसके घर पहुंच गया होगा। सफाई देने की ना तुझे कोई ज़रूरत ना है। उठाकर भी ऐसी लड़की लाया जिसके पास कुछ नहीं है। अरे तो छोड़ आता हूँ फिर इसे किसी रेलवे स्टेशन पर। हाँ, जब इसने सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है, सुन लिया है, तो इसे छोड़ दे, ताकि कल ये आकर हम पे केस कर दे। सरोज, किसे समझा रही हो तुम? इस लड़के को अगर इतनी पड़ी होती ना तो पहली वाली बीवी से ही बहुत दहेज ले चुका होता। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इस लड़की का क्या करे जो घर में आके बैठी हुई है? इसका भी तो खाना पीना है, इसके भी तो खर्चे हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ऐसा करते हैं, ये खुद यहाँ से भागना चाहती है ना, रात को कोई दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे और सोने का नाटक करेंगे, ये अपने आप भाग जाएगी। पापा, आपका प्लान तो बढ़िया है। ऐसा करने से हम पे कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा और हम तो इसे जानते भी नहीं है। प्लान के मुताबिक भास्कर और उसका परिवार एक रात ऐसा ही करते हैं। रानी को कुछ पता नहीं था, उसे लगता है कि वो आज़ाद हो गई है, वो वहाँ से भाग निकलती है। उधर विकास कोमल यानी कि पिंकी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचता है। तो आप है पिंकी? कौन सा गांव बताया आपने? सूरजमुखी? जी, मेरी ससुराल कौन से शहर में ये तो मुझे नहीं पता। मेरे माँ बाप ने अपनी मर्जी से शादी कराई थी। आज के वक्त में बिना कुछ जाने आपने शादी कर भी ली? मेरे माँ बाप ने अपनी ज़मीन बेचकर मेरी शादी करवाई है, दहेज में गहने तक दिए हैं। मैं उनका दिल कैसे तोड़ सकती थी? आपके पति का नाम क्या है? जी, संजय। आप तो देख सकती होंगी ना कि जो आपको लेकर साथ में जा रहे हैं वो आपके ससुराल वाले हैं या नहीं, फिर भी उनके साथ चली गई। अब इतना लंबा घूंघट था, उसमें क्या ही दिखेगा? और फिर आग लगने से इतनी हड़बड़ी होगी कि कुछ समझ में ही नहीं आया। तो रिपोर्ट आपके ससुराल वालों ने भी तो लिखवाई होगी आपके लिए। अब हाँ, वो ढूंढ ही रहे होंगे मुझे भी। चलिए, उधर आपकी खोज की जा रही है, इधर इनकी पत्नी को ढूंढा जा रहा है। किसी न किसी बात का पता तो जल्द ही लग जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं जाऊं? जी, एक तस्वीर तो खिंचवाते जाइए। तस्वीर किसके लिए? तस्वीर फैक्स तो करनी होगी ना आसपास के पुलिस स्टेशन में, ताकि आपको ढूंढने वालों को आप मिल जाए। देखिए जी, मेरी बहुत बदनामी होगी। नई नई शादी हुई है और फिर मेरे ससुराल वाले भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं मिल पाए तो भी क्या करेंगे, इसलिए तस्वीर खिंचवाइए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। ठीक है, जैसा आप सही समझे इंस्पेक्टर साहब। उधर रानी घर से तो भाग जाती है, उसे समझ में नहीं आता अब वो कहाँ जाए। डरते डरते वो एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक चाय का ठेला लगाने वाली अम्मा मिलती है। अरे बेटा, तुम कहाँ से भागते भागते आई हो? अम्मा, मेरी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। देख बेटा, अनजान शहर है, किसी पर भरोसा करना सही ना है। तुझे कुछ पता है अपने शहर का नाम, गांव का नाम, तेरे पति का नंबर? मुझे अपने गांव का नाम या ससुराल के गांव का नाम याद नहीं, पर इतना ध्यान है कि वो किसी फूल के नाम पे था।
चल बेटा मेरे साथ, मैं स्टेशन मास्टर के पास तेरे रपट लिखवा देती हूँ। किसी न किसी आसपास के गांव की ही होगी तू। मुझे नहीं पता अम्मा, मुझे कुछ दिन अपने पास रख लीजिए, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। अरे देख बेटा, छोटी सी झोपड़ी है, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही हूँ। अम्मा आप अकेली रहती हैं, आपको अकेले डर नहीं लगता? पति था, मेरी कमाई पर शराब पीता रहता था और मुझे मारता भी था। बेटा भी ऐसा ही नालायक निकल गया, मैंने दोनों को घर से धक्का मार कर निकाल दिया। आपको तो सबने बहुत बुरा भला बोला होगा ना? दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है बेटा, औरत की जिंदगी में और क्या ही लिखा है। पहले अपनों से लड़ो, दुनिया से लड़ो और हासिल बुराई के अलावा कुछ ना हो। वे अम्मा आप तो बहुत बहादुर हो, पर मेरे पति ऐसे नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आएंगे। अरे बेटा, वो अगर आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजकल के ज़माने में ना सच्चा प्यार कोई नहीं करता। अगर तेरे नसीब में वो प्यार है तो बहुत अच्छा है। रानी अम्मा के साथ काम करने लगी थी। वहीं विकास रानी को ढूंढने में और भास्कर कोमल को ढूंढने के लिए परेशान था। अरे सोनी, तुम तो बहुत अच्छी तस्वीर बनाती हो। अरे ये तो ऐसे ही बस टाइम पास कर लेती हूँ, ये फालतू का काम है। कला को फालतू का काम नहीं कहा जाता सोनी, ये तो भगवान का दिया हुआ तोहफा है तुम्हारे पास। इस कला का क्या करूँगी जो किसी काम ही ना आए। सोनी, तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी। इधर विजय पुलिस वाला कोमल पर शक करता रहता है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करता रहता है। कोमल 2 से 3 दिन बाद अपने घर वालों को पैसे भी भेजती है। सुना है उधर कोई नई बहू बदल गई थी, कोई भास्कर नाम के इंसान की बीवी थी। हाँ जी, उसकी फोटो जमा करके तो गया है वो भास्कर। मुझे ज़रा उसकी फ़ोटो फैक्स करोगे? हाँ जी, अभी तो फैक्स मशीन चलना रही है, पर 2 दिन में फोटो तो आपके थाने के फैक्स मशीन में निकल ही जाएगी। मुझे लगता है इस भास्कर की खोज खत्म होने वाली है। मुझे इस भास्कर का भी नंबर दे देना। हाँ जी, अगर लड़की मिल जाए तो सबसे पहले थाने में रिपोर्ट करिएगा दरोगा जी। विजय का शक सही निकलता है, पिंकी ही कोमल होती है। विजय विकास के घर पहुंचता है। उधर अनीता को एक पोस्टर मिलता है जिसमें रानी की तस्वीर बनी थी और नीचे एक नंबर भी लिखा था। हाँ जी विकास जी, आपके घर में देख लीजिए कुछ चोरी चपाटी तो नहीं हुई। चोरी की होगी? मैंने अपनी पत्नी के बदल जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी, चोरी की नहीं। विकास जी, जिसे आप पिंकी समझ रहे हैं वो कोमल है और उनके पति का नाम संजय नहीं भास्कर है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब सच बताती हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर भरोसा रखिए। कैसे भरोसा रखे तुम पे? हम यहाँ परेशान हो रहे थे कि तुम भी अपने घर वालों से, ससुराल वालों से बिछड़ गई हो और तुम यहाँ अच्छा गेम खेल रही थी हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इस लड़की को, हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कोमल बहुत कोशिश करती है सबको सच बताने की, पर विजय उसको अपने साथ थाने ले जाता है। तभी विकास के नंबर पर फ़ोन आता है कि रानी मिल गई। सोनी घर पहुंचती है और कोमल के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि उसे तो पुलिस ले गई। माँ पापा ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? अगर रानी भाभी मिली है तो सिर्फ उस लड़की की वजह से। कहना क्या चाहती हो तुम सोनी? मैं हमेशा से लोगों की तस्वीर बनाती थी और उसने मुझसे रानी भाभी की तस्वीर बनाई और उसके नीचे आपका नंबर लिखकर हर जगह पोस्टर चिपकवाया ताकि रानी भाभी जल्दी से जल्दी मिल सके, और आप लोगों ने उन्हें ही जेल भेज दिया। विकास और उसके घर वाले जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां कोमल से बात करते हैं। देखो, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरी मदद की, पर तुम मुझसे सच भी तो कह सकती थी। सच कहने से क्या होता, तुम मुझे रहने देते अपने घर में? अरे पर एक बार बोल कर तो देखती। मैं पढ़ना चाहती थी, पर मेरे पापा ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी। जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई उसकी पहले भी एक बीवी थी। सुनने में आया है कि उसकी माँ ने अपनी पहली बहू को दहेज के कारण मार दिया था। अच्छा ठीक है, तुम यही सारी बातें हमें बता देती। मैं वापस नहीं जाना चाहती थी, मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मेरे पापा ये बात समझ नहीं सकते, मैं तुम्हें भी बताकर क्या करती। अब तो भास्कर भाई साहब आ रहे हैं आपको लेने के लिए। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा सोना रख लीजिए, सब ले लीजिए, पर मुझे उस दरिंदे के हवाले मत करिए। भाई आप तो स्टेशन के लिए निकलिए, मैं और पापा यहीं रुकते हैं, वहाँ भाभी आने वाली होगी, आप उन्हें लेकर घर पहुँचिए। भास्कर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उधर विकास को स्टेशन पर रानी मिल जाती है। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लड़की को ढूंढ लिया। हाँ जी, अब ये आपके हवाले, हमने हमारी ड्यूटी पूरी कर दी। तू मुंह क्या देख रही है? घर चल, तुझे तो मैं बताऊंगा। तेरे बाप ने अभी पूरा दहेज दिया भी नहीं है।
इंस्पेक्टर साहब, मुझे इसके साथ मत भेजिए, ये मुझे मार डालेंगे। भास्कर जी, लड़की हमें मिली, हमने आपको सौंप दी, यहाँ हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। पर पुलिस स्टेशन में खड़े होकर आपने एक लड़की पर हाथ उठाया, उसको जान से मारने की धमकी दिया और दहेज लेने की बात कही। यह तो भाई सरासर कानून के खिलाफ है। अब कहना क्या चाहते हैं? लड़की बालिग है, अपने जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है और वो आपके साथ नहीं जाना चाहती। आप इसी वक्त उसे छोड़ दीजिए, वरना आपके पुराने किस्सों की फाइल खुलवाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे हाँ, आपको तो अच्छे से देख लूंगा। ऑन ड्यूटी पुलिस को धमकी। अगर जेल की हवा नहीं खाना चाहते तो अब चुपचाप यहाँ से निकलते बनिए। विजय कोमल को भास्कर के चंगुल से छुड़ा लेता है। अरे लीला बहू, क्या तू मेरी फूल सी पोतिया पे हर वक्त चिल्लाती रहती है? अरे वो क्या इतना काम अकेले संभाल पाएगी? तो क्या सर पे बिठा लूं मम्मी जी? अब मेरी बेटी इति की तो शादी हो गई है, अब इया को ही सारा काम करना पड़ेगा ना। भगवान जाने कौन सी दुश्मनी है तेरी मासूम सी बच्ची से। अरे हाल देखा है उसका, हर टाइम डायन बन के उसके पीछे घूमती रहती है। लीला घर की बड़ी बहू थी। पति रावत छोटे भाई अंशुल से ज्यादा कमाता था, इसलिए घर पे लीला का राज चलता था। वो आए दिन अपनी देवरानी सोना को नीचा दिखाती रहती थी और सोना की बेटी इया, वो तो मानो उसकी नौकर हो जैसे। और एक दिन, इया, मैंने पूरे घर की सफाई करने को कहा था ना, फिर हुई क्यों नहीं अभी तक? क्या मेरे कहने का कोई असर नहीं होता तुम पर? नहीं ताई जी, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, मुझे पढ़ना था, तो मम्मी ने बोला कि तू पढ़ ले, सफाई मैं कर दूंगी। ओहो, तो मेरे हुक्म की तौहीन हो रही है इस घर में। अरे तेरी मम्मी को इतने सारे पकवान बनाने को बोला है मैंने, उसी में शाम हो जाएगी, तब तक क्या घर गंदा पड़ा रहेगा? ये पढ़ाई बंद कर और उठकर सफाई कर। लेकिन ताई जी, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। आज के बाद अगर मेरी कही बात टाली तो याद रखना, मेरा नाम भी लीला नहीं। बेचारी इया अपनी किताबें बंद कर घर के काम काज में लग जाती है। दिन भर घर की सफाई में निकल जाता है और रात को, अरे इया, तू सोई नहीं? इस टाइम पढ़ाई कर रही है। क्या करूं मम्मी, दिन भर ताई जी पढ़ने ही कहाँ देती हैं। अब रात में नहीं पढ़ूंगी तो फेल हो जाऊंगी। ताई जी मुझे चैन से जीने कहाँ देती हैं मम्मी। ऐसा नहीं बोलते बेटा, बड़ी है ना वो। चलो अब सो जाओ। बस ये आपके बड़े बड़े के संस्कार ने मेरे साथ ये सब किया हुआ है, और अब तो सो ही जाऊंगी मम्मी। इतना थकने के बाद कौन सा मेरे से पढ़ा जाएगा, आंखें ही नहीं खुल रही। अगले दिन शाम को सब लोग खाना खा रहे थे, तभी रावत के फोन पर एक मैसेज आता है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। अरे मैं तो कब से इसका इंतजार कर रहा था। ऐसा भी क्या हो गया भैया? अरे भाई हमें भी तो बताओ, हम भी थोड़ा खुश हो लें। वो जो हमारी जमीन थी ना, गांव वाली, वो बिक गई है और उसका अच्छा खासा अमाउंट हमें मिलने वाला है। पैसा कल ही मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट का चक्कर भी नहीं है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे हमारे घर में भी सहूलत हो जाएगी। हाँ मम्मी जी सही कह रही हैं। सबसे पहले तो घर को रेनोवेट करवा लेंगे, सुंदर लगेगा ना, कितनी दिन से खराब हुआ पड़ा है। हाँ मम्मी, वेरी गुड आइडिया। और प्लीज एसी भी लगवाएंगे, एसी में बैठकर अच्छे से पढ़ाई किया करूंगी। मुझे तो बस एक बढ़िया सा फोन दिलवा देना, मैं तो उसमें अनुपमा देखा करूंगी। हाय बेचारी अनुपमा, कितना अत्याचार करते हैं सब उस पर। बस कीजिए आप सब लोग। और मम्मी जी, आपकी अनुपमा पर अत्याचार नहीं होता, उल्टा वो सबको सताती है। और रहा पैसे का कि क्या होगा, तो वो मैं और मेरे पति रावत जी डिसाइड करेंगे। लेकिन भाभी, आप दोनों अकेले क्यों डिसाइड करोगे भला? वो पैसा तो सबका बराबर है ना। अंशुल, बराबर कैसे हुआ? मेरी सैलरी 60,000 महीना की है और तेरी सैलरी 20,000 महीने की, तो घर में आधे से ज्यादा पैसा मेरा खर्च होता है। वही तो, अगर घर की जिम्मेदारी हम ज्यादा उठाते हैं तो हिस्सा भी हमें ही ज्यादा मिलेगा। इसलिए पैसे में से तुम लोगों को सिर्फ 30% ही मिलेगा, बाकी का 70% मेरा और रावत जी का है। ये क्या बात हुई भला? अरे दोनों भाइयों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। मम्मी जी बोल दिया तो बोल दिया, 70% ही चाहिए हमें तो। सही कह रहे हो आप। खाना तो खा लिया है, अब मैं सबके लिए बढ़िया सी चाय बना देती हूँ। वैसा ही हुआ। प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा लेकर लीला और रावत खुश हो गए। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह घर में कमला जी की आवाज गूंज रही थी। अरे भगवान, अरे सुबह के 8 बज रहे हैं और सब लोग अभी तक सो रहे हैं। अरे सब बाहर तो आओ। अरे सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है मम्मी जी? सब ठीक है ना मम्मी जी? क्या हो गया? सुबह में तो चोर भी नहीं आते। अरे बेटा, चोर नहीं, मेरी बेटी और मेरे दामाद आ रहे हैं।
मेरी बेटी कितने दिनों बाद आ रही है, इसलिए घर में खूब पकवान बनाओ। ओफो मम्मी जी, कौन सा वो पहली बार आ रही हैं? सारी नींद खराब कर दी। अरे तो है तो मेरी बेटी ना, और बात बेटी की नहीं दामाद की होती है। बुरा मान जाते हैं, इसलिए सब लोग मिलकर फटाफट घर को चमका दो और ढेर सारे पकवान बनाओ। शाम तक आ जाएंगे वो लोग। अंशुल और रावत नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। ईया जैसे ही कॉलेज जाने को निकलने लगी, अरे अरे तू कहाँ जा रही है? अरे सुना ना मम्मी जी ने क्या कहा? घर में कितना काम है, दीदी और भाई साहब आने वाले हैं। हाँ ताई जी जानती हूँ, पर मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, कॉलेज तो जाना पड़ेगा ना। अरे मेरी पोती सही कह रही है, उसे जाने दो कॉलेज। तुम दोनों बहू हो ना, दोनों मिलकर कर लेना। हाँ ईया, तू कॉलेज जा, घर का काम मैं देख लूंगी। ईया कहीं नहीं जाएगी। अरे इतना काम है घर में, अकेले कैसे करेगी सोना? मैं तो नहीं करूंगी, इसलिए ईया तू कॉलेज नहीं जाएगी। भाभी जाने दीजिए ना, अभी वो इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि उससे पढ़ाई छुड़वा कर घर का काम करवाया जाए। आपकी बेटी इति, वो भी तो काम नहीं करती थी ना। ओहो, तो अब तुम मेरी बेटी की बात करोगी? अरे वो मेरी बेटी है। अरे करोड़पति लोगों में शादी की है मैंने उसकी। मेरी बेटी से तुम्हारी बेटी का कोई मुकाबला नहीं, समझी? और तू या तेरी कोई पढ़ाई बंद नहीं कर रहा है, कॉलेज कल चले जाना, आज तू घर का काम करेगी। ठीक है ताई जी, वैसे भी ना बोलूं या हाँ, हुक्म तो आपका ही चलेगा। गुड, अब मैं अपने रूम में जाकर तैयार हो रही हूँ, महंगी लाल वाली साड़ी पहनूंगी। हाँ, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बच्ची से काम करवा रही है और खुद सजने में लगी है। ईया बुझे मन से रसोई में आकर सोना के साथ मिलकर घर का काम करने लगती है। तभी कमला जी भी वहां आ जाती हैं। अरे तू दिल छोटा मत कर मेरी बच्ची, अरे इसका तो काम है चिल्लाना, मैं तुम लोगों की मदद करती हूँ। रहने दीजिए मम्मी जी, अब आपकी उम्र थोड़ी है ये सब करने की, हम लोग कर लेंगे। और रही बात लीला भाभी की, तो उनकी कड़वी जबान और ताने सुनने की आदत हो गई है। अब क्या कहूँ, मेरी भी कहाँ सुनती है। चलो ठीक है, अच्छा अच्छा खाना बना लेना। अब उसके पति को तो जानती ही हो तुम ना, दामाद है मेरा। कुछ घंटों बाद सब लोग घर वापस आ जाते हैं और मिस्टर बंसल और कोमल भी वहां आ जाती हैं। हाँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ घर, बड़ा अच्छा लग रहा है। पर लीला भाभी और रावत भैया, ये तो बताओ, आपकी बेटी इति की शादी को 7-8 महीने हो गए, एक बार भी घर नहीं आई। अरे क्या जरूरत है भला आने की? अरे करोड़पति ससुराल मिली है हमारी ईया को, कहाँ ही हमारे इस घर में उसका आने का मन करेगा। अरे ऐसे कैसे? ससुराल कितना भी अमीर क्यों ना हो, बेटी का मन ना करे घर आने को, ऐसा हो सकता है क्या? और मैंने तो सुना है ईया बेटी प्रेग्नेंट भी है। अरे कुछ दिन के लिए बच्ची को ले आओ, उसका मन बहल जाएगा। अरे दीदी आप टेंशन क्यों लेती हो? अरे मेरी रोज फोन पर बात होती है। अरे क्या आलीशान कोठी है, उसके पति और उसके ससुराल वाले पलकों पर बैठा कर रखते हैं। अब जब उसका खुद मन नहीं होता आने का, तो भला हम क्यों परेशान करें? अगर ईया खुश है तो भला हमें क्या दिक्कत है? बस जहाँ भी रहे खुश रहे। बस मन होता है कभी कभी अपनी भतीजी को देखने का। खैर छोड़ो ये सब, मैं अपनी दूसरी भतीजी ईया के लिए रिश्ता लाई हूँ। क्या ईया के लिए रिश्ता? पर अभी तो वो पढ़ रही है दीदी। हाँ तो पढ़ने दो, अभी कौन सा शादी करनी है। अरे लड़का बैंक में जॉब करता है और 30-40 हजार महीना का कमाता है। उन्होंने ईया बेटी को देखा तो पसंद कर लिया। हाँ, और उनको शादी की भी कोई जल्दी नहीं है, बस रिश्ता पक्का कर दो, शादी कर देना 3-4 साल में, जब भी मन हो। वैसे कोई बुराई तो नहीं है, हम जरूर सोचेंगे इस बारे में। कमल और बंसल चले जाते हैं। रात में सब लोग साथ में बैठे हुए थे। रावत जी, आपको पता है आपकी भतीजी ईया के रिश्ते आ रहे हैं। लड़का बैंक में नौकरी करता है, बताओ 30-40 हजार रुपये कमाता है। हाँ तो इनकी मर्जी है, जहाँ करना करे। अब सबका नसीब हमारी बेटी इति जैसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ सही कहा, एक मेरी बेटी करोड़पति घर में चली गई और एक बेचारी ईया 40 हजार कमाने वाले के घर में जा रही है। अरे इतने में क्या होता है आज के दौर में। खैर हमें क्या। कोई बात नहीं दीदी, इति तो हमारी ही बेटी है, इसकी खुशी हमें खुशी ही देगी। और रही बात ईया की, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि हमें पैसों का कोई लालच नहीं है। और रावत भाई, मैंने पता किया है उन लोगों का, अच्छे और शरीफ लोग हैं, हमारी ईया वहाँ खुश रहेगी। क्या फायदा ऐसे अच्छे लोगों का जब जेब में पैसा ही ना हो। खैर हमें तो अपनी इति की चिंता नहीं है। लीला सोना और अंशुल को खूब ताने मारती है। रात में सब अपने कमरे में आ जाते हैं। क्या करती हो लीला, कभी कभी तो हद ही पार कर देती हो।
अरे इतना ताने मारने की क्या जरूरत है? अगर उन्हें हमारी इति का सच पता चल जाता तो। अरे इतना हंस बोलकर उनको दबाकर इसलिए ही तो रखती हूँ ताकि उनको हमारा सच पता ना चले। अगर उनको हमारी कमजोरी का पता चल गया तो ये लोग हमें जीने भी नहीं देंगे, कहीं के नहीं रहेंगे हम। बोल तो तुम रही हो, बस ध्यान रहे किसी को इति का सच पता ना चल सके। अगले दिन इया फूट फूट कर हॉल में रो रही थी। अरे रिश्ते की बात चली है, शादी नहीं कर दी, जो ऐसे आंसू की नदियां बहा रही है। दादी, रिश्ते की वजह से नहीं रो रही हूँ, बल्कि इसलिए रो रही हूँ क्योंकि पढ़ाई ना करने की वजह से मैं फेल हो गई हूँ। ताई जी ने मुझे पढ़ाई ही नहीं करने दी, काम के चक्कर में हो गई ना अब मैं फेल। अरे तो क्या हो गया, फेल हो गई तो? कौन सा पढ़ लिख कर तूने आईपीएस बन जाना था? अरे शादी तो वही फटीचर बैंक के नौकर से ही होनी थी। कैसी बात कर रही हो भाभी? ये ताने बाद में मार लेना, बेटी दुखी है मेरी। हाँ हाँ, मेरा बोला तो कड़वा ही लगता है सबको। और तू इया, जब तेरा रो के दिल भर जाए तो मशीन लगाकर मेरे सारे कपड़े धुल देना। इतना बोलकर लीला चली जाती है। अरे मैं घर में बहू नहीं कलेश ले आई, चलता फिरता कलेश है ये लीला। इसे अपने सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, पता नहीं कब इसकी आंखें खुलेंगी। अगले दिन कमला के देवर के पोते की शादी थी। सब लोग फैमिली फंक्शन में थे। जोरदार पार्टी शुरू हो रही थी। अरे लीला जी, आपकी बेटी तो इति वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे घर की शादी है, घर की बच्ची नहीं आई। अरे अब आपको क्या बताऊं, मेरी बेटी सिंगापुर गई है अपने पति के साथ घूमने, अभी कुछ ही दिन पहले आई। तो बोल रही है मम्मी प्रेग्नेंट हूँ तो ज्यादा सफर नहीं कर सकती। अरे वाह, लगता है तुम्हारा दामाद खूब खुले दिल का है। अब क्या ही बताओ, मेरा दामाद तो हीरा है हीरा, मेरी बेटी को पलकों पे बिठा कर रखता है। ताई जी ने यहाँ भी लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दी। अरे अगर हो गई अमीर घर में शादी तो पूजा करें क्या? इनका कभी कुछ नहीं हो सकता। अरे लता बहन, ऐसे कैसे नहीं आएगी? मैं और तेरे चाचा जी खुद लेकर आए हैं इति को। अरे इस घर की बच्ची है वो, शादी में कैसे नहीं आएगी? वो देख, इति वो रही। प्रेग्नेंट इति को वहां देख सभी के होश उड़ जाते हैं और सब लोग इति के पास पहुंच जाते हैं। तभी इति का पति दक्ष भी वहां आकर इति पर चिल्लाने लगता है। अरे मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने को, बोला था कि तुम कभी भी अपने घर नहीं जाओगी, फिर कैसे आई यहाँ? दक्ष, मैं तो शादी के बाद एक बार भी नहीं आई यहाँ। वो तो दूसरे दादा दादी मुझे लेने आए थे तो मैं उन लोगों को मना नहीं कर पाई। मना नहीं कर पाई का क्या मतलब है? लगता है मैं कौन हूँ तुम भूल गई हो। मैं कुछ नहीं बोली दक्ष, आप मुझ पर हाथ उठाते हो। आपके घर वाले मुझे नौकरानी बनाकर रखते हैं, सब मुझ पर हुक्म चलाते हैं। ये बात मैंने बस अपनी मम्मी पापा को बताई और किसी को नहीं। लगता है मैं कौन हूँ तुम भूल गई हो, और उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर आ गई। अब तुम घर चलो मेरे साथ, मैं तुमको बताता हूँ। मेरी बात तो सुनिए प्लीज। दक्ष इति को खींच कर ले जाने लगता है। ये सब सुनकर सोना और अंशुल चुप नहीं रह पाते और सामने से रास्ता रोक लेते हैं। इति, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने हमें बताया तक भी नहीं, तूने तो पराया कर दिया। आपने सब सुन लिया? वो चाची, मैंने बताया था पापा और मम्मी को, उन्होंने कहा कि दक्ष अमीर है, आज नहीं कल तो सुधर जाएगा, पर तू वहीं रह। मैं प्रेग्नेंट हूँ तब भी इनको मेरी कोई चिंता नहीं है। अरे इति, क्या कर रही हो? ये सब देख रहे हैं, ये बातें घर जाकर भी तो हो सकती हैं। चलो चलो घर चलते हैं। और दक्ष बेटा, आप भी चलिए। लीला सही कह रही है, घर जाना चाहिए। ये सब देख पार्टी में सब लोग लीला का मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, कैसी लंबी लंबी फेंकती थी, पर हकीकत क्या निकली? अरे अंदर की सच्चाई तो इंसान खुद ही जानता है। ऐसे अमीर घर में बेटी ब्याहने से अच्छा गरीब में ब्याह ले। बोल रही थी सिंगापुर। सब लोग घर आ जाते हैं। या क्या जरूरत थी वहां ये सब करने की? दामाद जी जैसा कह रहे हैं वैसा कर, तुरंत इनके साथ जा। लेकिन मम्मी, मेरा हाल तो देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे में मेरा ख्याल रखने की बजाय ये लोग मेरे साथ गलत करते हैं। मुझे नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। लेकिन बेटा तेरी शादी हो चुकी है, अब अच्छा है बुरा है वही तेरा ससुराल है। जाओ दक्ष के साथ, अब आया समझ? अब चलो मेरे साथ, और आज के बाद ना तो तुम घर आओगी और ना ही किसी से फोन पर बात करोगी। एक मिनट, इति कहीं नहीं जाएगी, वो उस घर में वापस कभी नहीं जाएगी। तुम जाओ यहाँ से दक्ष, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि अपनी बेटी पे अत्याचार होने देंगे। सोना, ये मेरी बेटी की जिंदगी है, इसका फैसला मैं लूंगी, तुम नहीं। तुम क्या चाहती हो, मैं जीवन भर इसको अपनी जान पर बिठा लूं? इति को इसका घर तोड़वा दूं? घर तब टूटता है भाभी जब घर जुड़ा हो। इति का घर तो वो कभी बन ही नहीं पाया। इति जैसे आपकी बेटी है वैसे ही हमारी बेटी भी है। सही कहा, इसलिए इति के माँ बाप पर अगर इति बोझ हो गई है
तो इति के चाचा चाची अभी जिंदा हैं, इसलिए इति की जिम्मेदारी हम लेंगे। देखा तूने लीला बहू, जिसकी बेटी को तू दुश्मन समझती है, आज वही तेरी बेटी का दर्द समझ रही है, और तू एक माँ होकर भी नहीं समझ रही। मुझे कुछ नहीं सुनना। इति, तू जा दक्ष के साथ। तू क्या अपने घर का झगड़ा और बढ़ाना चाहती है? सोच लो इति, अगर आज तुम यहाँ रुकी तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, फिर कभी तुमको लेने नहीं आऊंगा। जाइए दक्ष, आप जा सकते हो। मैं आपके साथ अब कभी नहीं जाऊंगी। जो पति मुझे पत्नी ही नहीं मानता हो, जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी मुझसे और मेरे बच्चे से लगाव न रखता हो, जिसने मुझे सिर्फ उस घर की नौकरानी समझा हो, मैं ऐसे घर में दोबारा वापस कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। वैसे भी मुझे तुझसे इतना लगाव नहीं है। दक्ष चला जाता है। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगला दिन होता है। अब कर ली ना तूने अपनी मनमानी। अरे क्या जरूरत थी अपने चाचा चाची के बहकावे में आने की? बहकावे में आने की? अरे आप और पापा से ज्यादा अच्छे तो चाचा चाची हैं। आप मेरे सगे माँ बाप होकर भी मुझे उस नर्क में धकेलना चाहते हो, और चाचा चाची, इन्होंने ही तो मुझे हिम्मत दी सही फैसला लेने की। इतनी सही कह रही है बहू। अरे जब इसके साथ इतना गलत हो रहा था तो तूने किसी को बताया क्यों नहीं? तू फिक्र ना करी थी, ऐसे घर जाकर कोई फायदा नहीं है। अरे जिंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं। जिंदगी को मौका देना चाहिए। दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं तो अच्छे भी बहुत हैं, और तेरे फ्यूचर के बारे में मैंने सोच लिया है। हाँ चाची, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी अब जेल से निकलने के लिए। मम्मी पापा को मैंने सब बताया, पर कभी इन्होंने मेरा नहीं सोचा। मम्मी पापा शुरू से आपके साथ गलत करते आए हैं, फिर भी आपने मुझे अपनी बेटी समझा। आप सच में बहुत अच्छे हो। इति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सब देख लीला और अंशुल के सर झुक जाते हैं। मुंह से कुछ नहीं निकलता, पर आज उन्हें अपनी की हुई हर गलती पर पछतावा हो रहा था।